हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइज। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके करंट अफेयर के लिए यूपीएससी या फिर किसी भी टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे खासी इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी बिल। ठीक है, तो खासी इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी बिल में क्या है कि यहाँ पे इस चीज के बारे में बताया गया है कि खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक क्या है, इसका संदर्भ क्या है, इसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों थी और इसमें आखिर क्या क्या इसका जो विरोधाभास है और इसमें जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यूअसली जो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती है। यूपीएससी जेपीएससी इस चैनल पे आपको क्लासेस मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस आपको जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, राइट। और साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पे किसी भी तरीके का कोर्स को खरीदना चाहते हो तो इस कोड को अप्लाई करो, 10% का डिस्काउंट ले लो, राइट। अगर आप प्लान कर रहे हो खरीदने का तो बिल्कुल वहां पे खरीद सकते हो और इस कोड को अप्लाई करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो और ये कोड आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये मोटिवेशनल कोट्स में ये है, यू कांट जस्ट विश फॉर द बेटर लाइफ। कभी भी आप जो है अपने बेटर लाइफ के लिए विश ही नहीं कर सकते हो। विश सिर्फ करने से कोई फायदा नहीं है, आपको उसके लिए उसको बनाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। देन आफ्टर आपको जो है बेटर लाइफ आपको मिलेगा। और ये किसके द्वारा बोला गया है? दिस कोट वाज गिवन बाय द जोल ब्राउन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द हिंदू का ये आर्टिकल है और इसमें ये बोला गया है कि सीक द पब्लिक ओपिनियन ऑन द इनहेरिटेंस बिल एक्टिविटीज। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है ऑटोनोमस काउंसिल ने मेघालय में अभी अनाउंस किया गया कि एक खासी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बिल 2021। इसमें ये आपको बताया गया कि जो भी खासी जो है कम्युनिटी के जो लोग हैं वहां पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा पेरेंटल प्रॉपर्टी का उनके बच्चों के बीच में बराबर होगा। तो यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसके बीच में जो भी संपत्ति का जो पेरेंटल संपत्ति का जो बंटवारा होगा वो इक्वल बंटवारा किया जाएगा। अगर ये इम्प्लीकेशन क्या है, यदि ये इम्प्लीमेंट होता है ये प्रपोज बिल, तो यहाँ पे ये मॉडिफाई करेगा जो कस्टमरी प्रैक्टिस है, जो पहले से ये प्रैक्टिस आते जा रहा है। तो जो भी खासी ट्राइब्स का जो मैट्रिलिनियन जो है इनहेरिटेंस जो भी प्रॉपर्टी जो आते जा रहा है, जो उनका पेरेंटल प्रॉपर्टी का जो कस्टमरी जो पहले से एंशिएंट टाइम से ही आपका जो प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका खत्म हो जाएगा, उसको मॉडिफाई करेगा। अब यहाँ पे इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा पेरेंटल प्रॉपर्टी का, माता पिता का संपत्ति का, उनके सिबलिंग के बीच में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। दूसरा कि यहाँ पे पेरेंट डिसाइड करेंगे कि वो अपने प्रॉपर्टी को दे या नहीं दे। अगर वो किसी को चाहते हैं, किसी एक या तो लड़के को या लड़की को, किसी को भी वो दे सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड ये है कि यहाँ पे सिबलिंग को भी प्रिवेंट करेगा गेटिंग द पेरेंटल प्रॉपर्टी if they marry a non-Khasi and accept the spouse's custom and culture। तो ये इसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है, राइट, क्लियर है, एंड कल्चर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बताया, राइट, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन गाइस। तो यहाँ पे सिबलिंग जो है उनको भी यहाँ पे क्या मिलेगा, इससे बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे इससे बेनिफिट जो है, पहला तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पेरेंट्स यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उनसे भी उनको वंचित कर दिया जाएगा अगर वो नन खासी कम्युनिटी के साथ अगर वो शादी करते हैं, या फिर नन कम्युनिटी के साथ, मतलब खासी दर कम्युनिटी के साथ अगर वो शादी करते हैं तो उनको जो है इस तरीके का जो है फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो ये है, और हमेशा इस चीज में ध्यान रखिए कि पहले इसमें जो भी दूसरे इसमें क्या है कि मातृवंशीय विरासत की प्रथा में संशोधन होगा। इसके आने से अगर ये आ गया
तो इससे जो है यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो मातृवंशीय विरासत जो की प्रथा में संशोधन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मातृवंशीय विरासत आती आ रही है। ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे भाई बहन में किसी के द्वारा अगर गैर खासी व्यक्ति के साथ विवाह करने या जीवन साथी के रीति रिवाजों और संस्कृति को स्वीकार करने पर पैतृक संपत्ति में उनको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पे खासी कम्युनिटी के लिए ये 3 चीज आपका ऑब्जेक्टिव के लिए रखा गया है, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि नन कम्युनिटी के साथ शादी कर लेते हैं, मतलब दूसरे कास्ट के साथ, तो उस कंडीशन में उनको उस चीज से उनको वंचित कर दिया जाएगा और उनको उसमें हिस्सा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद नीड फॉर दिस बिल क्या है, तो इसमें इसका नीड इसलिए है, इसकी आवश्यकता विधेयक इसलिए थी क्योंकि कई बार वयस्क पुरुष जो हैं उनको ऋण लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी के रूप में, कोलेटरल के रूप में उनके पास दिखाने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती थी। जब किसी भी दंपति का कोई संतान नहीं होता है और उसका कोई वास्तविक उत्तराधिकारी भी नहीं होता है, तो प्रथा के अनुसार उसकी संपत्ति जो भी प्रॉपर्टी थी वो उसके कबीले के लोग या फिर उसके कम्युनिटी के लोग का अधिकार हो जाता था। इस सब की वजह से बच्चों द्वारा जो उनके माता पिता के खिलाफ जो मुकदमा होता था, वो सब मामले बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते थे, जिसके कारण यहाँ पे ऐसा होता था। तो यहाँ पे आप समझ लो कि पहला तो बॉय को लोन लेने में दिक्कत होता था, जिसलिए यहाँ पे ये इशू देखा गया। ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाई डज द मैट्रिलिनियल सिस्टम एंड द मेघालय रियरली एम्पावर द वुमेन्स। तो यहाँ पे आखिर क्यों मेघालय में मातृवंशीय व्यवस्था और महिलाओं के सशक्तिकरण में विरोधाभास ऐसा क्यों है? आखिर अगर मातृवंशीय व्यवस्था थी और यहाँ पे सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण, तो ये दोनों अपोजिट बात है। आप अगर महिलाओं को सशक्त करना चाह रहे हैं और यहाँ पे मातृवंशीय व्यवस्था को हटा भी रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आखिर ये क्यों है, आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो अगर हम लोग कस्टडियनशिप के बारे में बात करें, मतलब संरक्षकत्व को अगर हम लोग बात करें, तो ये प्रायः गलत तरीके से समझा जाता है कि संपत्ति का स्वामित्व केवल एक व्यक्ति अर्थात परिवार के सबसे छोटी बेटी में निहित होता है, जबकि संरक्षणकर्ता, जो भी संरक्षक करने वाले जो परिवार के जो लोग होते हैं, वो वृद्ध माता पिता, अविवाहित या फिर निराश्रित भाई बहनों और कबीले के अन्य सदस्यों की देखभाल की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि सब जो है परिवार की छोटी बेटी में ही निहित होता है। दूसरा, इसके अलावा संरक्षक, कस्टोडियन, संरक्षक हो गया, को अपने मामा की अनुपस्थिति के बगैर जो है जीवन का जो भी जमीन जो है, उनका जो प्रॉपर्टी है उसका खरीद बिक्री का अधिकार नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे इस चीज का जो है बोला गया कि पहला चीज तो ये आपका हो गया कि यहाँ पे जो है सिर्फ अपनी छोटी बेटी में ही निहित होता था, इसलिए। दूसरा जो है यहाँ पे मामा के बिना, मैटरनल अंकल के बिना परमिशन का वहां पे वो जो है जमीन का या प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता था। उसके बाद यहाँ पे जो है साथ ही संरक्षण के अधिकार में आने वाली अधिकांश संपत्ति जो है वो कबीले की संपत्ति या सामुदायिक संपत्ति होती थी, तो इसलिए भी इसको हटाने के बारे में पहले जो है वो बात किया गया। ठीक है, जो मैटरनल सिस्टम जो था उसको हटाने के बारे में बात किया गया। अब मेघालय में मातृत्व जो वंश प्रथा है वो है क्या? तो यहाँ पे मेघालय में मातृत्व, जैसे कि हम लोगों को पता है कि 3 ट्राइब्स आपको मेघालय में मिलेंगे। पहला है खासीस, जनातीस एंड गारोस, राइट। तो ये जो है एक तरीके से ये तीनों जो है विरासत से संबंध है, ये तीनों का विरासत से संबंध में मातृय प्रथा जो है का प्रचलन है। इस प्रथा में कुल और वंश की जानकारी माता के वंश से पता चलती है, ना कि पिता के वंश से, राइट। इस प्रथा में जो है बच्चों का जो है बच्चों का उपनाम जो होता है माँ के उपनाम से प्राप्त होता है। जैसे विवाह के पश्चात पति की पत्नी के घर रहना होता है, पति को पत्नी के घर रहना होता है। परिवार की सबसे छोटी बेटी, जिसको बोला जाता है खतदू, क्या बोला जाता है? खतदू। परिवार की सबसे छोटी बेटी खतदू
को पुश्तैनी और कबीले का संपत्ति का पूरा हिस्सा विरासत में दिया जाता है, जो सबसे छोटी बेटी होगी उसी को। प्रथा के अनुसार खद्दू अपनी माता के भाई अर्थात मामा की अनुमति के बगैर अपनी संपत्ति को नहीं बेच सकता है, क्योंकि तकनीकी रूप से वह अपनी माता के कबीले से जुड़ी होती है, जिसके माध्यम से उसके वंश का पता चलता है। लेकिन वो बिना उस मामा के अनुमति के बिना अपने जो भी प्रॉपर्टी है उसका सेल नहीं कर सकती है। तीसरा ये हो गया, यह विरासत परंपरा केवल वर्षों के परिवार के आधार में चली आ रही पैतृक और कबीले सामुदायिक संपत्ति पर लागू होती है, सारे संपत्ति पर लागू नहीं होती, जो आपका सामुदायिक संपत्ति पर ही लागू होती है। और इस पारंपरिक व्यवस्था में यदि किसी दंपति की कोई बेटी नहीं होती है तो उसकी संपत्ति पत्नी की बड़ी बहन और उसकी बेटी के पास चली जाती है। यदि पत्नी का कोई बहन नहीं होती तो आमतौर पर कबीला या फिर संपत्ति का कब्जा कर लेता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे मेघालय में इस तरीके की मातृवंशीय प्रथा चली आ रही थी, तो इसलिए इसको खत्म करने का बहुत ही जरूरी था। और तो आई होप आपको समझ में आ गया दोनों जो है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो बिल्कुल हमको बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो बिल्कुल दे सकते हो। तो आई होप ये करंट अफेयर न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और ये आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव या फिर स्टेट पीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज है। आप इसको ध्यान में रखना और आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।